हेलो गाइज व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वेग नियम क्या होता है, और वेग नियम के बाद हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमको डील करनी है। तो सबसे पहले जो आप लोग डालोगे वो डालोगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, चलो इनको हम लोग देखते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी कुछ फैक्टर हम लोग देख लेते हैं। तो ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करना, एक एक बात आपको समझनी है और अपने दिल में उतारती जानी है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। देखो प्यारे बच्चों, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करना। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था वो एक बार इधर में लिख देता हूं। जो रेट ऑफ रिएक्शन आई थी, रेट ऑफ रिएक्शन जो आई थी वो क्या थी, प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी। एक तो आप लोगों ने ये देखा था, फिर आपने वहां से यूनिट निकाली थी, वो क्या निकली थी, मोल प्रति लीटर पर सेकंड। यस और नॉट, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने प्लस का मीन समझा था और माइनस का मीन भी आप लोगों ने वहां से समझा था। फिर आपने वहां से यूनिट वगैरह कैलकुलेट कर ली थी। ये सारी बातें आप लोगों ने कल के लेक्चर में देखी थी, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर से जो हमको पता करना है वो पता करना है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या क्या फर्क करता है, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है तापमान या टेम्परेचर। कि किसी केमिकल रिएक्शन का मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी केमिकल रिएक्शन का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप लोगों को पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में कोलिजन करेंगे और कोलिजन करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेट्स सपोज, मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। ये आपका कोई कंटेनर है, देखो भाई, देखो कितना प्यारा कंटेनर है ना भाई। आप घर पे ले जा सकते हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंटेनर के नीचे मैंने लगा दिया टेम्परेचर। क्या लगा दिया बेटा जी, टेम्परेचर। मारवाड़ी में बोलते बास्ती, मैंने इसका लगा दी, इसके नीचे बास्ती लगा दिया भाई, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है, ओके। चलो, तो ये आपका, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपने इसको क्या करवा दिया, आपने इसको हीट करवा दिया। आप क्या करवा रहे हो, इसको हीट करवा रहे हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसको आप टेम्परेचर दे रहे हो। जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दोगे, लेट सपोज अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इधर भागे, कभी इस यहाँ टकराएंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कहाँ, टकराते रहेंगे, हाँ ना, बोलो बेटा जी। तो कोलिजन इंक्रीज होगा, और कोलिजन इंक्रीज होगा तो भाई आपको पता है कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली आप लोग क्या बोल सकते हो कि टेम्परेचर अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन का इंक्रीज करवाता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल्स होती है उनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन इंक्रीज होगा, मतलब टक्कर इंक्रीज होंगे, और कोलिजन इंक्रीज होंगे तो आप सभी लोग जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्कर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक फैक्टर तो बेसिकली ये होता है। दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूं वो आता है बेसिकली, आप सांद्रता बोल सकते हो, कंसंट्रेशन ना, कंसंट्रेशन कैसे उसको इफेक्ट करती है, कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव डालती है। साथियों जो कंसंट्रेशन होती है बेसिकली होता क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सांद्रता होती है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की सांद्रता आप इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मान इंक्रीज होगा। सांद्रता इंक्रीज करने का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स की संख्या को इंक्रीज करना। मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो टक्कर ज्यादा होगी, और टक्कर ज्यादा होगी तो उत्पाद भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, चलो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। ओके, उत्प्रेरक कैटेलिस्ट। देखना भाई कि उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, उसको जरा समझने की आप कोशिश करना भाई। तीसरा फैक्टर है उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। मान लीजिए इसको समझने के लिए आपको एक ग्राफ जरूर समझना पड़ेगा। मानो ये कोई आपकी केमिकल रिएक्शन है, ऐसा यहाँ पे लिखा मैंने एनर्जी लिखी, यहाँ पे लिखी मैंने एनर्जी, और यहाँ पे लिखी मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स अभिक्रिया निर्देशांक, और कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया। लेट सपोज ये वो जगह है जहां पर रिएक्टेंट मौजूद है, अभिकारक मौजूद है, करेक्ट। अब इस अभिकारक से मुझे इस उत्पाद की फॉर्मेशन करनी है, तो ये अभिकारक डायरेक्टली उत्पाद नहीं बनाएगा। पहले इस अभिकारक को इतनी एनर्जी दी जाएगी, इतनी एनर्जी मिलेगी कि यहां तक पहुंच जाएगा, और सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ओके, ये अभिकारक एनर्जी लेके ट्रांजिशन स्टेट बनाए, और ये ट्रांजिशन स्टेट में जाने के बाद में एनर्जी को लॉस करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मेरे साथियों जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट। अब एक बात बताओ, ये वो केमिकल रिएक्शन है जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति के अंदर हो रही है, लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन में मैंने डाल दिया उत्प्रेरक। तो भाई उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा में कमी करता है। इसका मतलब कुछ ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा भाई, ठीक है। अब की बार टीएस यहां बनेगी, टीएस यहां बनेगी, तो अब की बार इसकी ई ए यही तो बनेगी। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, तो ई ए ये बनेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सक्रियण ऊर्जा में कमी हो गई। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया को वेग के बढ़ाते, सामान्यतः अभिक्रिया वेग को इंक्रीज करते। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में हम लोग डील करते हैं वेग नियम क्या होता है। वेग नियम कमाल का इंपॉर्टेंट है, और वेग नियम कंप्लीट होने के बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बार देख लेता हूँ क्या क्वालिटी आपको नजर आ रही है, ठीक है, काम चल जाएगा आप लोगों का। ओके, अब सब लोग डाल दीजिए हेडिंग, सब लोग डाल दीजिए हेडिंग वेग नियम क्या होता है, और यहां से हम लोग एक यूनिट निकालेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की। ओके, सब लोग डाल दीजिए हेडिंग वेग नियम, रेट लॉ, वेग नियम। वेग नियम क्या होता है, रेट लॉ क्या होती है। ओके, जरा आप समझने की कोशिश करना भाई। परिभाषा भी मैं लिखवा दूंगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। मेरे साथियों, वेग नियम से मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग का निर्धारण अगर अभिकारकों की सांद्रता के रूप में किया जाता है तो उसे वेग नियम कहते हैं। कमाल का इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, आपको आवाज सुनने में या काफी दिक्कत हो रही होगी, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करके चले। पूरी कोशिश की जा रही है आपके लिए लेक्चर बनाने की। एक्चुअली गला ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, फिर भी पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आपको सब समझ में आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑलरेडी मतलब पहले ही हमारा इतना नुकसान हो चुका है। यूट्यूब से 20 दिन हम बाहर थे। 20 दिन का मतलब होता है एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता वहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने कमबैक कर लिया है तो आपको ऑल्टरनेट 1 बाय 1 एक एक लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है।
तो जैसे केमिकल काइनेटिक के लास्ट लेक्चर मैंने आपको 15-20 मिनट का जो लेक्चर था वो मैंने बता दिया, फिर ये सेकंड लेक्चर है, इसके बाद में कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे अगर आप लोग ऐसे ही देखते रहना, ठीक है। चलो वेग नियम की बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। वेग नियम का मतलब है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग का निर्धारण अगर अभिकारकों की सांद्रता के रूप में किया जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं वेग नियम। तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग का निर्धारण अभिकारकों की सांद्रता के रूप में किया जाए, अभिकारकों की सांद्रता के रूप में किया जाए तो इसे वेग नियम कहते हैं, तो इसे वेग नियम कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल ना घबराए, मैं लैंग्वेज बोलता हूं, आप लोग लिख लेना भाई। इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट concentration is known as rate law. If rate of reaction is determined by on the basis of only reactant concentration is known as rate law. जैसे कि मानो ये आपकी कोई केमिकल रिएक्शन है ए, या आप ऐसे बोल दो यहां पर कौन है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है, यस और नॉट। समझने की कोशिश करें, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं मुझे इसमें रेट लो अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू रेट लो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा जी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो होती है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोगों को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता तो हमने n पावर लगा दिया, कितना लगा दिया बेटा जी, n पावर लगा दिया। n पावर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब n कुछ भी हो सकता है बेटा जी, जरा आप लोग ध्यान देना भाई। अब आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है और आपको यहां से k निकालना है भाई, k आराम से निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है भाई, यहां होती है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था। यहां से क्या निकल गया के, और रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है और उस कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है, n पावर है, करेक्ट। आपको निकालना है के, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, के को यहीं पे रहने दो और इस कंसंट्रेशन को इस टाइम के साथ में ले आओ, तो भाई के क्या निकलेगा जरा समझने की कोशिश करना। यहां निकालता हूं मैं, देखो के क्या निकलेगा, के इज इक्वल टू यहां निकला कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम और डिवाइड बाय, देखो सॉरी डिवाइड नहीं, ये मल्टीप्लाई होके टाइम के पास में आएगा, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। यहां पर कुछ पावर नहीं है तो मैं एक पावर मान लेता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, ठीक। चलो अब देखना बेटा जी क्या करता हूं, आप लोग जानते हो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मेरे दोस्तों मोल पर लीटर होती है, यस और नोट, आप बोलोगे यस सर। इसकी पावर है 1, वेरी गुड, लाजवाब। दोस्तों कंसंट्रेशन की अगेन क्या होगी, मोल पर लीटर होगी, बट अब की बार जो पावर है वो स्मॉल n है, ओके, बहुत बढ़िया। अब लेकिन यहाँ पे टाइम भी गिवन है तो मैं टाइम को साथ साथ में लिख लेता हूँ भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है, लिख सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा
अब देखो भाई मैं क्या करता हूं, मोल पर लीटर को एज इट इज लिख लिया और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो आप लोगों को पता है इन्वर्स होके जाएगा। कैसे जाएगा, लीटर तो चला जाएगा ऊपर और मोल कहाँ आ जाएगा नीचे और पावर क्या हो जाएगी n, और टाइम को भी ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, टाइम इनवर्स बन जाएगा। यस और नोट, बस खेल खत्म होने वाला है। अब देखो, अरे भाई देख लो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, मोल की पावर 1 है बट नीचे मोल नीचे है, ऊपर जाएगा तो भाई माइनस का n बनेगा, तो यहां से क्या पावर निकलेगी, मोल की पावर 1 माइनस n। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, इधर देखना बेटा जी, लीटर ऊपर n पावर है, ये ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो यहां से बनेगा लीटर की पावर n-1, और ये क्या है आप लोगों का टाइम इनवर्स है। यस और नॉट, तो ये निकलती है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट। आप लोग को डायरेक्ट याद करना है, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 और टाइम इनवर्स। हाँ ना बोलो बेटा जी। देखो बेटा गला साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको पढ़ाने की, प्लीज जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। ये आपने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल ली है, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 और टाइम इनवर्स। यस और नॉट, जरा आप समझने की कोशिश करो। मैं यहां पर क्या लिखता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के बताओ, यहां पे लिख दूं मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के बताओ, यहां पे लिख दूं मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के बताओ। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं मैं, तो आपको यहां से क्या नजर आएगा, जरा देखो, अरे ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां से क्या नजर आया, मोल की पावर 1 माइनस 0, तो 1 में से जब 0 निकालोगे तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बनेगा, तो मोल की पावर क्या बनेगा 1 को लिखना भी अच्छा है, ना लिखना तो भी अच्छा है। लीटर की पावर n-1, अरे n का मान क्या है 0, अरे ऑर्डर कितना है 0, तो 0 में से 1 गया तो कितना बचेगा -1 बचेगा, तो लीटर की पावर क्या बनी -1 बनी, और यहां पे क्या निकल गया टाइम इनवर्स। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है इसके लिए के का मान इतना आता है, और ये नीट ने सवाल पूछा है भाई, ये नीट ने सवाल पूछा है, जेट ने सवाल पूछा है, ICAR ने सवाल पूछा है। हाँ ना बोलो मेरे लाल बाल गोपाल, समझ में आ गया क्या। मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स जीरो ऑर्डर के लिए आपने निकाल लिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोग निकालो, तो यहां पर मैं वो लिखता हूं फॉर्मूला के बराबर मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1, और यहां से आपने लिखा टाइम इनवर्स। साथियों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं मैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोगों को पता है n इज इक्वल टू 1। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, अरे 1 माइनस 1 0, अरे 1 माइनस 1 0, अरे तो ये भी गया और ये भी गया, तो k ओनली क्या बना, अरे क्या बना टाइम इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k क्या आएगा, टाइम इनवर्स, ओनली क्या आएगा टाइम इनवर्स। ये भी सवाल नीट ने पूछा है, ये सवाल जेट ने पूछा है, कंपटीशन वालों ने पूछा है। तो आपने जीरो ऑर्डर की भी निकाल ली और आपने फर्स्ट ऑर्डर की भी निकाल ली, तो कोई भी आपको यूनिट पूछ ले आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो साथियों ये होता है वेग नियम। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। वेग नियम में सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है भाई कि वेग नियम का जो डायरेक्ट इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है k इज इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 और टाइम इनवर्स, जो आपको डायरेक्टली याद करनी है। और डायरेक्टली याद करके जीरो ऑर्डर की निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर की निकाल सकते हो। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मोलिकुलरिटी क्या होती है और सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ तो चलिए अब हम लोग 3 टॉपिक को समझते हैं। पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड टॉपिक है अणुसंख्यता एंड थर्ड टॉपिक है छद्म कोटि की अभिक्रिया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का कुलियो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये कोई केमिकल रिएक्शन है N1A प्लस N2B, अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन, A की पावर N1 और B की पावर N2, यस और नॉट, ये RO
ROR आ गई। तो जरा आप लोग समझे, अगर मैं इसकी कोटि की बात करता हूं तो इसकी सांद्रता ये रही और इसकी पावर ये रही, तो इन पावर का जो योग होता है वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। और मैं अगर अणुसंख्यता की बात करता हूं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो टक्कर करके उत्पाद बनाती है क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। और अणुसंख्यता एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। फॉर एग्जांपल जो आपको PCl5 नजर आ रहा है वो PCl3 और Cl2 में टूटता है। अगर मैं इसकी अणुसंख्यता की बात करूं तो 1 आती है। और अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल H2+I2 की बात करता हूं तो 2HI बनता है। अब ये जो 2HI बन रहा है ये एक तो H2 से बन रहा है और एक I2 से बन रहा है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इसकी अणुसंख्यता कितनी आएगी? 2 अणुसंख्यता आएगी। अब मैं बात करता हूं छद्म कोटि की अभिक्रिया। अरे भाई ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता और कोटि के मान अलग अलग होते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सामान्यतया छद्म कोटि की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसके लिए कोटि का मान तो 1 आएगा और इसके लिए अणुसंख्यता का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यस और नोट? सामान्यतः छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान 1 आता है और अणुसंख्यता 2 आती है। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे देखा है एस्टर का जल अपघटन। जब एस्टर का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिड और एल्कोहल बनता है। जब आपने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखी तो हमको यह पता लगा यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है एस्टर की कंसंट्रेशन की 1 पावर पर। सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो एस्टर और एक H2O। सो इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। सो अभी आप सभी लोगों से गुजारिश है इस लेक्चर को देखो, अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद में अच्छे से इसको पढ़ के याद करो और एग्जाम की बढ़िया प्रिपरेशन करो। सो मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।